हो जा शुरू। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा ये वाला जो है न्यूमेरिकल है, इसको हमें ध्यान से देखना है। ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, और दोनों मेथड्स को ही हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। हो क्या रहा है, देखो ये रही मेरे पास एक स्लैब, तो इसको आप ग्लास स्लैब कह सकते हो, या कह सकते हो कि वाटर, या कुछ भी। इट इज सम काइंड ऑफ अ मीडियम, जिसके लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास एक मिरर है, ग्लास है, जिसको हमने ऐसे चिपकाया हुआ है, चिपकाया हुआ कह लो, या फिर नीचे वाली जो सरफेस है उस पर हमने पेंट किया हुआ है, आप यूं कह लो। ठीक है। तो ये नीचे हमारे पास एक ग्लास बन गया। तो ऐसे केसेस में अब हम मिरर बन गया। ठीक है। और ऐसे केसेस में हमें कैसे करना है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर इज गिवन एज h। ठीक है, इट्स ऑलरेडी गिवन। दूसरी चीज, द थिकनेस ऑफ द मीडियम इज आल्सो गिवन एज d, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन एज mu, and now we are supposed to find where will be the final image and what will be the distance of the final image from the surface of the water, or you can say that the top surface of the slab। तो ये मेरे पास है। ठीक है ना। तो ये मेरे को जो वॉयलेट कलर में मैंने शो किया है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड। ओके। और इसको अब हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसके बेटा हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको मेथड करवाऊंगा, ये है हमारे पास थोड़ा लंबा मेथड है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको करवाया जाएगा कंपैरेटिवली शॉर्टर मेथड। सो दिस इज मेथड नंबर 1। ओके। तो मेथड नंबर 1 इज एक्चुअली द डिटेल्ड मेथड, कि एक्चुअली में यहां पर हो क्या रहा है, ईच एंड एवरी स्टेप को हम देखते हुए जाएंगे। कहां पर रिफ्रैक्शन हुई, कैसे हुई, रिफ्लेक्शन हुआ तो कैसे हुआ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके। तो वो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने देखेंगे कि ये ना मेरे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की जो रे है वो मुझे यहां पर जाएगी, तो उस रे को हम ट्रेस करते हैं कि वेयर इज इट गोइंग। तो इट इज गोइंग लाइक दिस, यहां से रे गया, सबसे पहले यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, और उसके बाद ये यहां पर भी एक और रिफ्रैक्शन होता है। ये जो रिफ्लेक्शन हुई है इसको हमने अभी कंसिडर नहीं करना, अभी आपने रुकना है, यहां पर ध्यान देंगे हम। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, इसमें मैं लिखने वाला हूं केस 1। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो मिरर एंड ओनली स्लैब इज देयर। ठीक है। तो हमारे पास मिरर नहीं है, सिर्फ स्लैब है। उसके कारण हमारे पास क्या इमेज बनेगी हमें वो देखना है। ठीक है। चलो, तो मैं सबसे पहले ये वाले डायग्राम को ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और एक और डायग्राम यहाँ पर हम बनाएंगे, फिर उसके ऊपर आपके लिए एक्सपेरिमेंटेशन होगी, देखते हैं लाइक दिस। ठीक है। तो केस 1 में मेरे पास क्या क्या चीजों को मैं मिटाने वाला हूं, आप ये देखो। केस 1, तो हमने क्या करना है, ये मिरर को हटाना है यहां से। ठीक है। तो एक तरह से मेरे पास ये नीचे वाला सारे का सारा रीजन जो है वो खत्म हो चुका है, और दिस इज इट दैट इज रिमेनिंग नाउ। ओके। तो अब आप देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, सिंपल बात है, मैं सिर्फ स्लैब को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज बनेगी वो कहां से बनेगी, दो रिफ्रैक्शन के बाद। एक यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर I1 बनेगा। ठीक है। तो ये मेरे पास एक इमेज 1 बना, तो पहले मैं इसको देखूंगा। तो ये तो मुझे पता ही है कि ये जो एक्स है ये नॉर्मल शिफ्ट है, तो मैं यहां पर बना रहा हूं नॉर्मल शिफ्ट x। now this is given by the thickness of the slab into 1 minus 1 by mu, that is the refractive index of the slab। तो ये मेरे पास बन गया x। ठीक है। अब आप चाहे यहाँ वाला इमेज ले लो या ये ले लो, ये नॉर्मल शिफ्ट है, इसके बारे में हमने पहले डिटेल में किया हुआ है, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम फॉर दिस।
तो ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया और यहाँ पर मेरे पास I1 बन गया। तो I1 की लोकेशन मुझे पता है, इसका इससे कितना डिस्टेंस है, उससे कितना डिस्टेंस है, वो हम बाद में देखेंगे। I1 मुझे सबसे पहले मिल गया। तो अब मैं इसके बाद मिरर को इसके बीच में इंक्लूड करने वाला हूं। तो मिरर कहीं पे भी हो सकता है। लेट अस से मेरे पास जो मिरर है वो यहां पर था। लेट अस से दिस इज द मिरर, और ये जो मिरर है थोड़े डिस्टेंस पर है। अब मैं इस मिरर को एक्चुअली में मूव करने वाला हूं बेटा, इस चीज को आपने ध्यान देना। नाउ दिस डिस्टेंस, दिस मिरर इज मूवेबल, ओके। इसको मैंने मूव करके बिल्कुल यहां पर फिट कर दिया, ठीक है। तो ये मिरर यहां पर चिपका दिया मैंने। तो अब मैं ये आपको मैंने क्यों बताया, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि स्लैब के बीच में से 2 बार हमने रिफ्रैक्शन करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये मिरर के बीच में गैप हो सकता है। हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें गैप होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें गैप नहीं होगा, तो हमने दोनों में कंसीडर कर लिया। तो इसको हमने यहां से उठाकर यहां ऊपर इसे शिफ्ट कर दिया। तो अगर मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा? अब इस मिरर के लिए आप ये वाले इसको देखो, तो इमेज I1 विल बी एक्टिंग लाइक, मैं सबसे पहले यहां पर बनाता हूं केस 2। तो केस 2 में क्या है? नाउ इमेज I1 will act like object for the mirror, ठीक है। तो अब इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, जो स्लैब है इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। तो मैंने स्लैब को निगलेक्ट कर दिया और मेरे पास अब बचा क्या? सिर्फ I1। तो जितना I1 का डिस्टेंस है उतनी ही दूर मेरे पास एक और इमेज बन गई। इट इज वेरी सिंपल मेरे लिए, यहां पर मेरे पास ये इमेज आ जाएगी। यहां पे तो ये मेरे पास इमेज बन गया। सो लेट मी कॉल इट I2। सो दिस इज द सेकंड इमेज दैट आई एम नाउ हैविंग। तो सेकंड इमेज तो बड़ी सिंपल बन गई क्योंकि मेरे पास अब प्लेन मिरर ही था, सेकंड मिरर आ गया। लेकिन अब सेकंड जो इमेज बनी इसके बाद क्या होगा? अब यहां तक तो आ गए, तो इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज I2। तो ये रहा मेरे पास मिरर M और ये रहा I2। तो MI2 विल बी इक्वल टू MI2 विल बी इक्वल टू जो MI1 मेरे पास आ चुका है, और MI1 मेरे पास क्या आया? द टोटल डिस्टेंस इज D प्लस H माइनस X, जो उसकी शिफ्ट हुई थी। तो ये उसका रिमेनिंग डिस्टेंस था, तो ये मिरर के नीचे उतने डिस्टेंस पर चला गया। लेकिन अभी मेरे पास बन गई 2 इमेजेस, इमेज 1, इमेज 2। अब इमेज 3 कैसे बनती है इसको देखेंगे। अब देखो कि यहाँ पर मैं मेन डायग्राम में वापस आ रहा हूं। तो मुझे बताओ, क्या ये यहाँ पर आने के बाद आई में जा रही है? नो, इट इज नाउ नॉट गोइंग इनटू द आई। अभी तक आई में नहीं एंटर किया। तो हुआ क्या है? तो यहाँ पर जाने के बाद ये इसने एक अलग से यहाँ पर मूवमेंट दी और उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पर भी एक रिफ्रैक्शन हुआ है। तो आप मिरर को देखो, आप जैसे मैंने यहाँ पर जैसे मैंने स्लैब में देखा, तो यहाँ पर पहली रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पर दूसरी रिफ्रैक्शन, और ऐसे चला गया था। सिमिलरली ये वाली जो रिफ्रैक्शन है ये भी 2 बार हुई है, और जिसके कारण यहाँ पर भी एक शिफ्ट हुआ है I2 से I3। ये जो शिफ्ट हुआ है ये भी हमारा वही वाला नॉर्मल शिफ्ट है जो एक स्लैब के इंट्रोड्यूस करने से हमारे नॉर्मल शिफ्ट मिलता है। तो यहाँ पे I2 और I3 में जो डिस्टेंस है दैट इज नॉर्मल शिफ्ट नाउ। तो अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ केस 3। अब मैं मिरर को रिमूव कर दूंगा। नाउ अगेन स्लैब, अब मैं कहूंगा कि द रिफ्लेक्टेड लाइट विल पास थ्रू द स्लैब नाउ। तो फिर से हमारे पास एक नॉर्मल शिफ्ट होगी, और वो नॉर्मल शिफ्ट होगी कितनी? तो नॉर्मल शिफ्ट हमारे पास वही एक फॉर्मूला होता है, एक सर्टेन स्लैब इक्वल शिफ्ट लेकर आएगी, कहीं मर्जी पर लेकर आए। तो ये इस लैब की प्रॉपर्टी हो गई। तो शिफ्ट का फॉर्मूला ये है और यही लगेगा, d इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ये यहाँ से I2 से I3 शिफ्ट हो जाएगी कितनी? बाई x डिस्टेंस। तो मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला बन गया ये। अगेन, तो अब ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ये मेरे पास बन गया I3। तो अब मैं देखता हूं कि भाई मेरे पास टोटल क्या डिस्टेंस इसका आया।
तो मैं अब यहाँ पर ये मेरा I3 बन गया, तो I2 I3 मुझे पता है, तो सरफेस से मुझे चाहिए, तो मेरे पास m इंटू I2 है और ये वाला डिस्टेंस d है, तो सरफेस से अगर मैं I3 का डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ तो आई विल से d प्लस mi2 माइनस I2 I3. So the distance image 3 and level L will be d plus mi3 sorry mi2 माइनस जो अभी मेरे पास शिफ्ट हुआ, now that will be given by this. ठीक है जी, अब इसमें से मैं ये चीज माइनस करने वाला हूं, तो mi2 मेरे पास ऑलरेडी ये चीज पहले से पड़ी है, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं d प्लस mi2 को मैं लिख दिया d प्लस h माइनस x, तो x कितना है वो इतना ही है, तो इसको मैं डबल कर दूंगा, तो 2d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू. देखते हैं अब क्या होगा, 2d प्लस h माइनस 2d प्लस 2d बाई म्यू, तो 2d से 2d कैंसल और हमारे पास डिस्टेंस आ गया h प्लस 2d बाई म्यू. सो दिस इज आवर रियल आंसर. तो ये है मेरे पास mi3 सॉरी li3. सो दिस इज li3. तो लेवल से यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है h प्लस, तो अब इसमें आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होनी चाहिए, ठीक है ना. तो सिंपल चीज है. तो ये वाला डायग्राम मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बनाया आपको ये बात क्लियर करने के लिए कि केस 1 में मैंने मिरर को गायब कर दिया और उसकी मैंने एक नई इमेज बनाई, उसके बाद मैंने मिरर लगाया तो मैंने स्लैब को गायब कर दिया, और तीसरी बार जब मैंने मिरर को गायब किया और फिर से स्लैब लगी तो क्या हुआ. तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब इस डायग्राम में सबसे पहले ये वाले इमेज की 2 रिफ्लेक्शन हुई और I1 बना, फिर I1 के कारण I2 बना, और I2 के कारण यहाँ पर मेरे पास अब I2 अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे यहाँ से होती हुई जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, फिर यहाँ, तो यहाँ पर भी 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, तो फिर से मैं प्रॉपर स्लैब काउंट करूंगा और प्रॉपर इमेज को शिफ्ट करूंगा. तो मैंने ये शिफ्ट को प्रॉपरली ऊपर शिफ्ट किया तो ये आ गया x. तो अब मैंने सारे के सारे डिस्टेंसेस को फिर से फाइंड कर लिया. बच्चों ये बात क्लियर हो गई. अब इट शुड बी क्लियर. इज इट ओके बेटा ना हो? हाँ जी सर. चलो तो अब चलते हैं हम सेकंड मेथड पे. सो दिस वाज मेथड नंबर 1. तो मेथड नंबर 1 आप देख सकते हो कि ये हमारा जो मेथड है थोड़ा टीडियस है, लेकिन टर्म्स में सिंपल है, समझने में आसान है. इसमें हमें हर चीज पता चल जाएगी कि भाई मैंने स्लैब को अलग लेना है, मिरर को अलग लेना है. अब कल अगर किसी ने बोल दिया कि इसके ऊपर हमने पानी भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, तो सब चीजों को अलग अलग लेके इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 इस तरह से बनाते जाओ, और जैसे जैसे लाइट मूव करती जा रही है उसको ट्रेस करते रहो, आपकी कोई भी एरर नहीं होगी, ठीक है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन इजी मेथड टू डू. नो व्हाट इज दैट? वन इजी मेथड टू डू. अब हमारे पास क्या होगा, मेथड नंबर 2. कंपैरेटिवली इजी रहेगा. आप देखोगे आपको कि यार बहुत अच्छा लगा. चलो देखते हैं. तो सबसे पहले तो जो मेरे पास इमेज है मैं उसको कॉपी करता हूं यहाँ पे. ठीक से नहीं आया. अब देखो, अब मैं इस इमेज में क्या चेंजेस करने वाला हूं, अब हम वो देखते हैं, ठीक है ना. चलो ये तो मेरे पास मेन इमेज हो गई, और एक मैं इमेज और ले आता हूं जिसमें मैं आपको ऑल्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, कंपैरिजन सेक के लिए. चलो जी, अब देखो, अब इसमें मैं क्या क्या चीजें मिटेने वाला हूँ. ऑलमोस्ट सारी चीजें ही मिटेने वाला हूँ. खैर इसको रख लेते हैं
बाकी ये रे को भी हमें ऐसे रखना पड़ेगा। चलो देखो बेटा, इस केस में हम क्या करने वाले हैं, ये है बेसिकली शिफ्टिंग द मिरर, तो इसका हमने नाम रख दिया शिफ्टिंग द मिरर। देखो अब इसको तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर सोचा जाए तो ये भी तो एक मिरर ही है, ये एक नए तरह का मिरर बन गया, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी पड़ेंगी और मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं विद अ न्यू मिरर। ये मैं कंडीशन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो ये स्लैब है ना, ये दो बार मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन करवा रही है, एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे। तो हमारी जो रे है पहले जाते वक्त पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर, उसके बाद बाहर निकलते हुए भी मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुई। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल होती हैं तो मैं मिरर को शिफ्ट कर सकता हूं। तो मेरे लिए ये जो स्लैब है वो इस मिरर से अलग नहीं, वो एक्चुअली में एक ही है, क्योंकि फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा, ये दोनों की दोनों सेम है, मतलब जो इधर गई वो इधर से ही बाहर निकलेगी। सो दे आर नॉट सेपरेट, दे आर बेसिकली द सेम थिंग। तो मैं इसकी जगह पर ये कर सकता हूँ कि एक नया मिरर क्रिएट कर देता हूँ। तो नाउ हाउ विल आई डू दैट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मिरर की इमेज बनाने की कोशिश करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट ओ। तो अब मैं क्या किया, मैंने मिरर की मैंने ऑब्जेक्ट इमेज क्रिएट की। तो मिरर मैंने इमेज क्रिएट किया, तो मैं लेटस से यहां पर मैं अपने मिरर को शिफ्ट कर रहा हूं बेटा। ये देखो, अब ये मैंने मिरर को कैसे शिफ्ट किया, ये भी नॉर्मल शिफ्ट है। आप सोच के देखो कि पहले मैंने मिरर यहां से मैंने बॉडी को देखा और बॉडी को शिफ्ट किया, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, बॉडी को वहीं पे रखने वाला हूं। ऑब्जेक्ट विल नॉट बी शिफ्टेड, द मिरर विल बी शिफ्टेड। और पहले वाले केस में क्या था मेरे पास, ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड। मिरर इज फिक्स्ड। लेकिन अब सेकंड केस में हमारे पास क्या आ गया, हमने मिरर को शिफ्ट कर दिया। तो मैंने इस मिरर को यहां से उठाया और मिरर को ही मैं ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो मिरर को कितना शिफ्ट करेंगे अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो मिरर कितना शिफ्ट होगा वो भी हमारे पास आएगा, तो एक्स सी। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है ये भी एक्स सी हुई है, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट ही होगा। तो इन दिस केस द नॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ द मिरर विल बी, अब ये क्या हुई, ये भी एक्स ही हुई। तो इसको हम लेंगे डी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। तो इतना मेरे पास ये शिफ्ट हो गया। तो जितनी यहाँ पर एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग हो रही थी, उतनी मेरे पास यहाँ पे मिरर की कारण मिरर की शिफ्टिंग हो गई। और अब मैं क्या देखने वाला हूँ, देखो अब ये सारे रे डायग्राम्स ये सब जो है ये मैंने डिलीट कर दिए। तो नाउ द ऑरेंज कलर मेरे पास यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट द थिंग इज, मैंने i3 को मैंने यहीं पे रखा ताकि आपको पता चलता रहे कि बेसिकली हो क्या रहा है। इनको इसको मैं थोड़ा मोटा रख लेता हूँ, ज्यादा नहीं रखूंगा ऑरेंज कलर को, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखते हैं, तो मैंने अब मिरर को शिफ्ट कर दिया एक्स डिस्टेंस ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मेरा यहीं पे है, तो ये वाला भी नहीं आएगा, ये एच ही रहेगा। अब देखो आप, अब अगर मैं यहाँ से कोई रे लेकर आता हूँ तो मेरे पास इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इमेज बनेगी इक्वल डिस्टेंस दूरी पे। तो इमेज मेरे पास कहाँ बन गई, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और ये रहा मिरर। तो इसको भी हटा देते हैं, ये I1 ये भी नहीं बनेगी, एल को भी हटा दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये बन रहा है डिस्टेंस, ये। तो ये मेरा रियल डिस्टेंस बन गया। अगर जितना ये डिस्टेंस बना उतनी पीछे ही मेरे पास इमेज बननी चाहिए। तो इमेज में मेरे पास ये I2 इमेज नहीं आएगी और ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। I3 इमेज तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। इस मिरर के एम को मैंने हटा दिया। तो अब आप देखो कि यहाँ पर मेरी इमेज कहाँ पर बन रही है, बिल्कुल सही से अगर सोचा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल I3 पर बन रहा है। तो यही मेरा फाइनल इमेज है। तो इसमें मेरा जो फाइनल इमेज है वो एक ही बार में बन गया। इसमें जो मेरा फाइनल इमेज है वो एक ही बार में यहाँ पर बन गया I3। और अब मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। तो बेसिकली लाइट कहाँ से आई और कहाँ पर चली गई, आप अगर ये देखना चाहते हो तो देखो, आप इसको किसी भी पॉइंट पर टकरा दो और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ये ऐसे ही ऊपर चला गया।
लाइक दिस। ये देखो बेटा आप, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन नाउ। तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। यहां पर मेरे पास नॉर्मल तरीके, मैंने एक पूरे सही पैटर्न को फॉलो किया कि लाइट ने एक्चुअली में ट्रेवल किया कैसे, लेकिन इसी चीज को मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके में रिड्यूस कर लिया। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डन दिस। तो इस तरीके से मुझे i3 मिल गया बहुत ही फास्ट, एक ही स्टेप में। और i3 का बाद में मैंने डिस्टेंस जो था वो देख लिया कि क्या होगा, वो मुझे पता चल जाएगा क्या है। सिंपल बात है। एक्स जो मेरे पास इमेज आया वो ये था। और अब आप देख लो कि इसको कैसे करेंगे हम। ये रहा एक्स, सो दिस इज एच प्लस डी माइनस एक्स, मेरे पास ग्रीन कलर वाला डिस्टेंस है, तो लेट अस कॉल दिस एज वाई। तो मैं यहां पर आपको कहूंगा कि वाई इज इक्वल टू एच प्लस डी, और उसमें से मैंने एक्स जो शिफ्ट किया था उसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास वाई हो गया। तो इतना ही मेरे पास ये वाला डिस्टेंस बनेगा। तो ये जो नीचे छोटा सा डिस्टेंस रह गया उसको आप ऐड कर लो, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो वो क्या होगा, डी माइनस एक्स। तो डी माइनस एक्स को इसमें से ऐड कर दो। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ मेरा वॉयलेट कलर में जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो लेट अस कॉल दिस जेड। तो मेरे पास जो जेड आएगा वो क्या आएगा, वाई प्लस डी माइनस एक्स। डायरेक्ट आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो, एच प्लस डी माइनस एक्स प्लस डी माइनस एक्स। एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा डी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। हो गया। तो ये आ गया आपके पास एच प्लस टू डी बाई म्यू, बिल्कुल वही आ गया जो आपके पास यहाँ पर आया था। बट यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पर तो हमने पेज के पेज भर दिए, दिमाग भी ज्यादा लगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत ही क्विक हो गया सिस्टम। हमने मिरर को के कारण ही हमने एक नया मिरर ही क्रिएट कर दिया, नया मिरर क्रिएट किया और डायरेक्ट हमारे पास इमेज बन गई। सही इमेज की लोकेशन पाने पर उसके बाद तो आप जैसे मर्जी करते रहो, कोई मर्जी डिस्टेंस फाइंड करते रहो, सारे के सारे डिस्टेंसेस आपको फाइंड हो जाएंगे। बेटा जी देखो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो डाउट पूछ सकते हो आप। नहीं सर। ठीक है जी, चलो। तो अब ये हो गया आपके पास मेथड नंबर 2। तो नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई अनदर क्वेश्चन। ठीक है, और हम देखते हैं इसमें कि हमारा कैसे हम करेंगे। ठीक है, एंड आंसर हमारे सही आने चाहिए। तो वेट अ मिनट बेटा। चलो जी, तो अब जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ बेटा, आप लोगों ने भी ट्राई करना है, आप लोगों ने अपने पास ट्राई करना है, और मैं तो यहाँ पे करूंगा ही। तो लेट अस सी कि हम लोगों के आंसर मैच करते हैं या नहीं मैच करते। ठीक है ना, चलो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सो लेट अस सी। तो मेरे पास ये एक कर्व्ड मिरर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, दिस इज मिरर, और इस मिरर के सामने पड़ी है मेरे पास एक स्लैब।
द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड अदर्स। चलो मैं क्वेश्चन आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव mirror of radius of curvature 10 centimeter. So radius of curvature is given as 10 centimeter. The distance of the object is given as 20 centimeter, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -20 centimeter, ठीक है। In front of the concave, a glass slab of thickness 3 centimeter, तो glass slab की thickness है मेरे पास 3 centimeter. Refractive index is given as 1.5, 3/2, तो ग्लास की है तो 3/2 ही होती है। is placed close to the mirror in the space between the object and the mirror. Find the position of the final image formed. You may take the distance of the near surface of the slab from the mirror to be 1. तो मिरर से अगर मैं इस स्लैब का डिस्टेंस देखूं तो वो 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो। ये वाला डिस्टेंस जो है दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर। ओके जी, तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम दोनों मेथड करेंगे। तो पहले हम शॉर्टकट मेथड पहले कर लेते हैं, जो मेथड 2 है ना उसको हम पहले कर लेते हैं, बाद में फिर अब इंडिविजुअल वाला बाद में करके देखेंगे। तो अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 21 सेंटीमीटर दूरी पे है। सो 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये 10 और फिर ये 20, अरे भाई भाई बहुत दूर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है। एंड आई वांट टू सी कि मेरी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले तो चलो जो नॉर्मल इमेज बनेगी वो भी आप देख ही सकते हो। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारी नॉर्मल इमेज विदाउट मिरर कहाँ पे बनती है, ठीक है ना। तो इमेज विदाउट स्लैब की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बनेगा 1 + v + 1/u = 1/f। तो 1/v मुझे फाइंड करना है, u मुझे गिवन है -21 एंड फोकस इज गिवन एज -5 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर्स में है, सिंपल बात। तो 1/v = ठीक है, तो ये आ गया -16/21 × 5। ठीक है जी, तो ये मेरे पास फाइनल इमेज बननी चाहिए थी। सो यहाँ पर मेरे पास आया कि v शुड बी एट द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो माइनस तो आपके पास आई, तो इतने सेंटीमीटर आपका एक्चुअल में इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन अब कहाँ बनेगी इसको देखेंगे। तो अब भी मैं वैसे ही करता हूँ, पहले तो मैं नॉर्मल शिफ्ट फाइंड कर लेता हूँ। चलो, तो अब मैं फाइंड करता हूँ नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट टू बी क्रिएटेड बाय द मिरर। तो नॉर्मल शिफ्ट मेरे पास आएगी, तो उस वो आएगी d × 1 - 1/μ। पहले तो इसी को फाइंड करते हैं। तो d मेरे पास है 3 सेंटीमीटर इंटू 1 - 1/μ, म्यू इज 3/2, तो 3/2, तो दिस इज 1/3, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपका मिरर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। देखो मैंने शिफ्टिंग कर दी, नॉर्मल शिफ्टिंग। तो जैसे मैंने पहले किया था कि भाई जब आपने स्लैब कर दिया तो या तो आप इस ऑब्जेक्ट को आगे कर लो और या फिर आप इसको आगे कर दो, बात एक ही है, दोनों में से किसी चीज को भी आगे कर दो। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं आगे करूंगा तो उसके बाद मुझे ये मिरर में से जब मैं इमेज बनाऊंगा तो उसके बाद फिर मेरी एक और इमेज बनेगी, क्योंकि ये वाली जो शिफ्टिंग है ये तो मेरी इस ऑब्जेक्ट की इमेज 1 बनी। फिर मैं मिरर के बाद इमेज 2 बनाऊंगा, फिर मैं फिर से इस स्लैब के कारण इमेज 3 बनाऊंगा, तो तब मुझे फाइनल इमेज मिलेगी। उसको हम बाद में करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इस मिरर को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इमेज जो ये मिरर है मेरा, मैं पैरा एक्सियल लेकर जा रहा हूँ। तो आपने ये नहीं सोचना कि मिरर तो स्लैब के अंदर घुस गया, अंदर नहीं घुस गया, ये सब सारा कुछ थिन थिन है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। और इमेज को कोई फिजिकल चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मिरर जो है वो 1 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो मिरर 1 सेंटीमीटर आगे आ गया है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब मिरर से कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया है।
So now if the mirror if shifted towards left, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, if this is shifted towards left by 1 सेंटीमीटर, तो अब जो मेरे पास u आ गया वो कितना आया, पहले 21 था, अब 20 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 21 माइनस 1, 20 सेंटीमीटर आएगा नेगेटिव में। अब मुझे v फाइंड करना है, चलो ट्राई करते हैं। 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो v मुझे फाइंड करना है, u -20 है और f मेरे पास -1/5 है। ठीक है जी, तो यहां से अब मैं फाइंड करता हूं, तो 1 बाय वी मेरे पास आ रहा है 5 - 20 - 15। So now v is coming out to be this. तो अब v आपके पास अलग आ गया -100 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, सो इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना, तो ये आ गया। तो अब ये जो मेरे पास फाइनल इमेज बन गई वो मेरे नकली वाले मिरर से आगे आई है। तो मतलब मेरे पास जो मिरर बना है, लेट अस से ये रहा मिरर, इस मिरर को मैं उठाकर 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ कहीं आ गया लेट अस से, ठीक है ना। तो अब इस मिरर के कारण मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है, फाइनल इमेज। तो मुझे अब बताना क्या है, अब मुझे ये देखना पड़ेगा, डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया, लेकिन अब मुझे बताना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो मैं इस वाले मिरर की तरफ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर मैं 1 प्लस करता हूं तो मेरा आंसर सही से आ जाएगा। जो इससे मैच नहीं करेगा, ये चीज अलग है, इससे मैच नहीं करेगा, इसमें डिफरेंस है, आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके कारण मेरी यहां पर कहीं इमेज बन गई है, तो इससे उसका डिस्टेंस क्या है, 1 प्लस कर देते हैं सिंपल। तो मैंने उसको 1 ऐड कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा द टोटल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर विल बी दिस +1। ठीक है, तो यहां पर अब मुझे ये प्लस ही लेना है, ये माइनस नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस का मतलब ही नहीं है। तो ये मेरे पास बन जाता है 115/15। सो दिस इज द रियल आंसर कि मेरी इमेज कहां पर बनेगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो दिस शुड कम आउट टू बी इक्वल टू, अगर मैं इसको पॉइंट्स में निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये आएगा 115 डिवाइडेड बाय 7.67। बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया, तो ये आ गया 7.67 सेंटीमीटर। तो ये मेरी बुक से आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है 100%। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये तो मेरे पास बड़ा शॉर्टकट मेथड हो गया कि मैंने क्या किया, मैंने मिरर को शिफ्ट कर दिया। देखो अब यहाँ पर जो मेरे पास इमेज बन रही थी, ये कहाँ बन रही थी, इसको भी देख लेते हैं। 105 डिवाइडेड बाय 16, सो 6.56। तो यहाँ पर जो मेरे पास इमेज बन रही थी दैट वाज -6.56 सेंटीमीटर। तो ये बन रही थी 6.56 सेंटीमीटर पे एक्चुअल में, और अब ये जो मेरी इमेज है वो थोड़ी सी और दूर हो जाएगी। इमेज मेरी दूर हो गई क्योंकि मिरर मेरे पास आ गया, इमेज मेरी और दूर हो गई। सो दिस इज द डिस्टेंस। जो बात समझ में आ गई, मैंने किया क्या, देखो ये जो ऑरेंज में मैंने किया है, इसमें मैंने फाइंड करके दिखाया आपको कि अगर मेरी स्लैब ना होती तो कहां पर इमेज बनती, नंबर 1। नंबर 2, बाद में जो ब्लू कलर में मैंने किया, इसमें मैंने मिरर को शिफ्ट किया है और फिर मैंने आंसर सॉल्व किया।
अब मैं यहाँ पर आपकी रे डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरह की रे डायग्राम बनी होगी। अब रे डायग्राम तो ऐसे नहीं बनेगी, मैं ऐसा करता हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस इमेज मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी पास में ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द इमेज। ओके, अब देखो, अब यहाँ से यूं गया, फिर ये मेरा थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा गया होगा, और उसके बाद फिर ये सेम टू सेम चीज निकलती हुई यूं गई होगी। ठीक है, अब आप सोच के देखोगे कहां कहां पर कैसे कैसे बना होगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये रही, और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो यहां पर मेरी पहली इमेज बन गई। दिस विल बी इमेज नंबर 1। ठीक है, इमेज नंबर 1। अब स्लैब से बाहर आ चुका, अब मैं मिरर की बात करूंगा, तो मेरे मिरर को लगेगा कि भाई ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये नहीं है, तो मिरर को धोखा हो रहा है, तो मिरर को लग रहा है कि ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला मिरर इसके अकॉर्डिंग इमेज क्रिएट करेगा। तो उसके बाद मैं फार्मूला लगाऊंगा 1/v + 1/u = 1/f, और इसके कारण एक इमेज 2 मैं बनाऊंगा। तो वो जो मेरे पास इमेज 2 बन जाएगी, तो लेट अस से वो मेरे पास इमेज 2 कुछ ऐसी बनी। यहां पर जाने के बाद मान लो वो फोकस हो गया, तो समवट लाइक दिस यहां पर बन गया। तो मान लिया जाए तो ये मेरे पास कौन सी इमेज बन गई, इसमें मैं ये वाली लाइन को तो रखूंगा डॉटेड, जो स्लैब के अंदर है, स्लैब के अंदर घुसते ही गड़बड़ हो जाएगी, तो यहां तक ऐसी आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई इमेज 2। अब मैं देखूंगा कि भाई इमेज 2 जो मेरे पास बनी, उसने भी तो इस स्लैब में से बाहर आया, तो उसकी इमेज कहां पर शिफ्ट होगी, तो नॉर्मल शिफ्ट तो उतना ही होना है। तो अब यहां पर मेरे पास क्या होगा, ये यहां से जाती हुई थोड़ी सी हो जाएगी टेढ़ा, ऐसे करके बल्ज हो जाएगा इसमें, ऐसे, और उसके बाद यहां पर एक नया आएगा लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये बन गया आपका इमेज नंबर 3। तो अब आप सोच के देखो बेटा कि कैसे इमेज आपकी बन रही है। तो अगर मैं नॉर्मल मेथड निकालूंगा, तो पहले इमेज 1, फिर इमेज 2, और फिर मेरी इमेज 3 बनेगी। दैट विल बी दी फाइनल पिक्चर। उसके बाद मैं इमेज 3 का मिरर से डिस्टेंस मेजर करूंगा। तो बहुत लंबा चौड़ा और टीडियस क्वेश्चन होगा ये, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। इसको आप खुद अपने आप करके देखो, लेकिन जो इसका शॉर्टकट मेथड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। मैंने मिरर को ही शिफ्ट कर दिया और उसके बाद स्लैब को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों ही चीजें, मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट भी यहाँ है और मेरे पास ऑब्जर्वर भी बाहर ही है। अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ होता तो फिर मैं ऐसा नहीं कर पाता, ऑब्जर्वर को भी यहीं पर होना पड़ेगा, ताकि आपकी रे जो जा रही है पहले तो यहाँ पर एक बार सफर करे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्लैब, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्लैब सफर करे। तो 2 बार होने के कारण हम इस मिरर को ही शिफ्ट कर देंगे। सो विद दिस आई बिलीव कि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, कोई डाउट है बेटा तो बोल दो, इज इट ओके? जल्दी। ठीक है सर। ठीक है, चलो, तो अब ये आपके सामने हो गया। तो आज अब हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज द मेन टॉपिक फॉर टुडे। हम अब उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओ नहीं कर देते, चलो ठीक है, यहीं पे कर दिया। चलो जी, तो अब हमारे पास आ गया टोटल इंटरनल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाउ व्हाट इज दिस? तो सबसे पहले तो हम इसके फिनोमिना को आज समझेंगे कि ये होता क्या है। उस फिनोमिना को समझने के बाद ही आप उसको कुछ डिफाइन कर पाओगे या कुछ कर पाओगे, देखना पड़ेगा। तो अभी देखो कि सबसे पहले हुआ क्या। लेट अस से मेरे पास एक मीडियम है यहाँ पे, एंड दिस इज द मीडियम, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज गिवन बाय म्यू, एंड देयर इज अ लाइट सोर्स,
एट दिस डिस्टेंस। ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, तो यहां से अगर लाइट आएगी तो कैसे जाएगी, लाइट यहां गई एंड देन इट विल बेंड। ठीक है, थोड़ी सी बेंडिंग हो गई। उसके आगे अगर देखा जाए, थोड़ा सा हम दूर गए तो लाइट थोड़ा और बेंड हो गई। ठीक है, धीरे धीरे करते करते हम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए जहां पर ये लाइट और बेंड हो गई और ये बिल्कुल यहां पर ऐसे चली गई एंड इट इज नाउ क्रिएटिंग 90 डिग्री एंगल हियर। तो मैं यहां पर अगर मेरा रखूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री आ रहा है। सो एंगल आर इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने एक नया नाम दिया, थीटा क्रिटिकल। सो आई एम कॉलिंग इट थीटा क्रिटिकल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ओके। तो अब मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं। तो इस चीज के पहुंचने के लिए मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो मैं कहूंगा कि म्यू इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू साइन आर। नॉर्मल अगर मैं ये वाली चीजों के बारे में स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो यही लगेगा, म्यू इंटू साइन इज इक्वल टू साइन आर। और यहाँ पर आर मेरा है 90 डिग्री, तो साइन 90 मैंने आर को 90 पुट कर दिया, सो दिस विल बी 1। सो साइन ऑफ आई will be equal to 1 by mu, and so this implies that I is equal to sine inverse 1 by mu, and this is theta critical, sine inverse 1 by। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास थीटा क्रिटिकल, साइन इनवर्स 1 by म्यू। तो अब देखते हैं, अब इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है। नाउ इट इज फाउंड that if the incident angle is greater than theta critical, the ray undergoes total internal reflection। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपका आई जो है इसके भी आगे चला जाए तो मैं इसके भी आगे चला जाता हूं, तो लेटर से मैं यहां चला गया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यहां चले गए तो आपके पास इस तरह की एक चीज बन जाएगी, रिफ्लेक्शन आपकी जो हो जाएगी यहां पर, दिस विल बी दी रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये यहां से लाइट जा रही है एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर कंडीशन लगाऊं तो 90 डिग्री के बाद मेरे पास यहां पर एक तरह से मिरर बन गया है, एक तरह से वहां पर मेरे पास मिरर बन चुका है। और वो मिरर बनने के कारण यहां से जितनी भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके अंदर ही आ जाएगी, जिसके कारण हमने इसका नाम रखा इंटरनल रिफ्लेक्शन। वाई टोटल, अब मैं इसके बारे में बताता हूं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर हम नोट करेंगे, स्पेशल पॉइंट्स। तो नंबर 1, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है दैट इज कि टी आई आर will happen if the light travels from denser medium to rare। तो डेंसर से रेयरर अगर आपकी लाइट जाती है तो ही टीआईआर होने की कोई चांसेस है, अदरवाइज टीआईआर होने का कोई चांस ही नहीं है। पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रिटिकल एंगल
depends only on refractive index of the medium, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं ऑल्सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं काउचीज रूल, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड के लिए सबसे कम होता है। तो अगर रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, ये सबसे कम होती है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा हुई, तो थीटा वैल्यू ज्यादा हुई। इसका मतलब ये हो गया, सो थीटा क्रिटिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इट मीन्स दैट थीटा क्रिटिकल विल बी maximum for red and minimum for violet। तो रेड के लिए थीटा क्रिटिकल ज्यादा होगा। थीटा क्रिटिकल क्या है? वो वैल्यू जिसके बाद रिफ्लेक्शन होनी शुरू होगी, मतलब रेड कलर की मिनिमम चांस है रिफ्लेक्ट होने के। रेड कलर तो किसी ना किसी तरीके से उसमें से पार हो ही जाएगा, ट्रांसमिट हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं वॉयलेट की बात करूं तो थोड़ा सा भी एंगल अगर गड़बड़ाया तो वॉयलेट आपको बस वो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो वॉयलेट का वेवलेंथ आपके लिए बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो थीटा क्रिटिकल भी उतना ही कम है। तो थोड़ा सा भी थीटा क्रिटिकल अगर इंक्रीज होता है तो वॉयलेट विल अंडरगो रिफ्लेक्शन। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ठीक है जी। तो यहां तक तो हो गया। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या था? अभी तो दिमाग में आ रहा था, निकल गया, वेट ए मिनट। चलो, तो ये हो गया यहां तक, और उसके बाद क्रिटिकल भूल गया दिमाग से स्लिप कर गई गेम। 2 मिनट देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, ठीक है। देखो, तो अब मेरे पास थर्ड पॉइंट ये है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वाई आर वी कॉलिंग इट टोटल? इंटरनल का मतलब है कि वापस उसी फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। बट व्हाट डू यू मीन बाय टोटल? सो हियर while reflecting no part of light gets wasted, that is 100% of intensity will be reflected back। भैया हमारे पास वहां पर एक्चुअली में कोई शीशा नहीं रखा। अगर मैंने यहाँ पर एक्चुअली में कोई एक शीशा रखा होता तो कुछ ना कुछ रेज शीशे के अंदर जरूर चली जाती। आपका शीशा गर्म हो जाता, शीशा गर्म हो जाता तो मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन होती, तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी यहाँ पर लॉसेस जरूर होते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर कोई लॉसेस नहीं होंगे। 100% इंटेंसिटी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। दैट इज वाई द नेम टोटल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया यहां से। यहां तक बात क्लियर है? तो अब हमें ये पता चल गया कि TIR होगा अगर लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयरर। क्रिटिकल एंगल डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। while reflecting no part of light is wasted, that is why total internal reflection, तो ये बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन होगी। now next point, the point number 4 is, now this is called circle of vision। Now what is this circle of vision? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमें समझ में आना चाहिए। देखो, अब मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर लेट से यहां पर एक वाटर सरफेस है, ओके, एंड देयर इज समबडी बिलो द वाटर सरफेस। तो ये कोई भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर मेरे पास एक कैमरा लगा हुआ, कह लो बंदा, कह लो मछली, कह लो कोई मर्जी कह लो, ठीक है। तो अब इसके पास कौन कौन सी लाइट यहां तक पहुंचेगी, अब हम उसको ड्रॉ करते हैं।
सो लेट अस से दैट यहां पर गया और थीटा क्रिटिकल मैच हो गया, तो उसके बाद आपकी ये सारी की सारी लाइट ऐसे चलेगी। दूसरी चीज, ये यहां से गया और ये यहां पर मैच हो गया उतने ही एंगल पे, और उसके बाद ये यहां से इधर चला गया। तो लाइट की रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को अगर हम यूज करें तो आई कैन वेरी वेल से कि मैं इस एरो को यहां पर मिटे देता हूं, तो आई कैन वेरी वेल से कि यहां से अगर लाइट जाएगी तो वो मुझे यहां से नजर आएगी। ठीक है, तो पूरे के पूरा वर्ल्ड जो है, अगर मैं पानी के अंदर घुस गया हूं, अब पूरे का पूरा वर्ल्ड यहां से देखो, अब आप सोच के देखो कि मैं है तो गटर टाइप चीज नजर आएगी ऐसे गोल, उस गोल चीज के अंदर में से मुझे सारी की सारी दुनिया नजर आएगी आसपास वाली, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो एक शीशा बन गया। तो उसके अलावा मुझे क्या नजर आएगा, आप सोच के देखो कि अगर यहां से कोई रे आ रही है और यहां पर टकरा रही है, तो ये यहां पर टकराने के बाद मेरे पास यहाँ पे पहुंच रही है, तो एक तरह से मुझे यहाँ पर उसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी। तो बाकी चीजों की तो मुझे मेरे स्विमिंग पूल, अगर मैं लेटर से आई एम इन स्विमिंग पूल और मैं ऊपर देख रहा हूं तो मुझे कैसा दिखेगा, सारे स्विमिंग पूल की इमेज ऊपर नजर आएगी और सिर्फ एक छोटा सा ऐसे करके गटर सा नजर आएगा, ऐसे गोल टाइप चीज जिसमें से मुझे सारी दुनिया नजर आ रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ फिश वॉचेज आउटसाइड दी वाटर। ठीक है ना, जब मछली बाहर देखती है तो उसको इस तरह का वर्ल्ड बाहर दिखता है। सो दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ विजन। तो बड़े यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं सर्कल ऑफ विजन के कि अगर मछली इतने डिस्टेंस दूरी पे है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट, एंड ये वो आप सब सारा चीजें आप फाइंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो दिस एंगल विल बी थीटा क्रिटिकल, तभी ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये थीटा क्रिटिकल हो गया, और जो ये वाली जो आपकी थिकनेस आई, मतलब द डेप्थ ऑफ द बॉडी, लेट अस से दिस इज गिवन एज डी। सो अब आप यहाँ पर रेडियस, इसका ये जो रेडियस है क्या फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि द रेडियस, और ये डी, तो ये रहा डी, ये रहा रेडियस, तो tan theta critical will be equal to r divided by d. So the radius of this circle of vision will be given by d into tan theta critical. फॉर्मूला याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऑरेंज कलर के डब्बे के अंदर बंद कर रहा हूं। इट्स नॉट ए फॉर्मूला बट इट्स ए कंक्लूजन जिसको आपको याद रखना है। तो ये आपके पास बन गया है कैसा करके स्फीयर जिसके आर पर हमें चीजें निकलेंगी। बेटा जी यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर। चल, हाँ भाई, गाने वाने चलाई जाने हो पीछे हैं? ठीक है ठीक है, ऐश करके पढ़ते हो तुसी। चलो भाई, ध्यान से पढ़ते रहना, ठीक है? बाद में मत बोल देना कि सर मुझे समझ नहीं आया। चलो, अब ये हो गया आपके पास इसके स्पेशल पॉइंट्स। तो नाउ वी आर मूविंग अहेड, और 5-10 मिनट्स का भी हमारा टॉपिक थोड़ा सा और बचा है, और टॉपिक क्या है? इसके एप्लीकेशंस। दी एप्लीकेशंस ऑफ TIR। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखाऊंगा, बस मैं आपको चलो बताऊंगा, जैसे कि शाइनिंग ऑफ एयर बबल एक एग्जाम्पल आपने लिखना है। शाइनिंग ऑफ एयर बबल, इट्स लाइक एयर बबल। तो एयर बबल इज नॉट अ सोप बबल बेटा, इस बात को आपने ध्यान रखना। तो इसमें होता क्या है, हमने 11th में इन दोनों का डिफरेंस पढ़ा था। तो ये इसके अंदर है मेरे पास एयर, और इसके बाहर है मेरे पास क्या? पानी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पानी यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे पास लाइट आ रही है, तो लाइट कैसे आ रही है? सो लेट अस से कोई एक लाइट आई और यहाँ पर ऐसे करके टकराई, तो यहाँ पर टकराने पर ये लाइट की TIR हो जाएगी और ये लाइट ऐसे चला जाएगा अगर उसका थीटा क्रिटिकल ज्यादा है तो। अब ये TIR क्यों हुआ? क्योंकि लाइट वाज ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ रेयरर मीडियम। तो अगर मैं
ऐसा अगर हमें कभी देखने को मिले तो जो एयर बबल होते हैं वो बड़े शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे एकदम से रिफ्लेक्शन होती है वहां से। तो वो रिफ्लेक्शन क्यों होता है? वो रिफ्लेक्शन होता है टीआईआर। ऑब्जेक्टिव्स में बहुत क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द एयर बबल इनसाइड वाटर शाइन्स, और उसके नीचे 4 आपके पास ऑप्शंस लिखी होंगी जिसमें से एक होगा टीआईआर। टिक कर देना, आपको आपका हो गया ना। पॉइंट नंबर 2 इज स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड। तो इसमें मेरे पास कोई इमेज नहीं है बनाने के लिए, बिकॉज डायमंड बनाना तो बहुत मुश्किल है भाई, कैसे बनाएंगे। तो डायमंड की जो सरफेस होती है वो इस तरह से कटिंग की होती है बेटा, और उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ ऐसा है कि जहां कहीं से भी लाइट आए वो उसमें से आर पार नहीं हो पाती, उसकी टीआईआर हो जाती है। तो टीआईआर हो जाएगा तो वो उसके बाद टीआईआर ही होता रहेगा, उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी लाइट। तो लाइट एंटर तो कर सकती है लेकिन जाती बाहर डायमंड की मर्जी से है। तो डायमंड का राज चलता है भाई वहां पे। अब लाइट उसके अंदर एंटर की जिसके कारण उसमें चमक, हमें लगता है कि यार इसकी चमक बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है ना। वाई? बिकॉज द लाइट गेट्स ट्रैप्ड इन इट। नाउ पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट है मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि जो यहां पर मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें कोई भी इंटेंसिटी के लॉसेस नहीं होंगे, 100% आपके पास चीज आ जाएगी। एंड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या हम ये वाले प्रिंसिपल को सारी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, क्या हम उसके ऊपर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आप इसमें गामा रेज यूज करोगे तो भी दैट विल बी वैलिड, अगर आप इसमें कोई भी रेज यूज करोगे तो इट इज वैलिड। तो वैलिड होने का मतलब हो गया कि जैसे अगर आप अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है, जो लैन वायर से सिग्नल आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होता है। जो अभी जितने भी रिलायंस जियो फाइबर चल रहा है, किसी का भी आप ले लो, ठीक है, तो अगर उसमें फाइबर बना हुआ है, जैसे हमारे टाटा स्काई के आजकल जो वायर आती है आपने देखी होगी, बड़ी मोटी सी वायर होती है, तो उसके पीछे रीजन ये होते हैं कि उसके अंदर ऑप्टिकल तरीका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती हैं उस वायर के अंदर से। कैसे ट्रेवल करती हैं देखो। अब मान लिया जाए यहाँ पर लेट मी से कि मेरे पास एक वायर है, इट्स लाइक दिस। ज्यादा कोई इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा ये, लाइक दिस। चलो ऐसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक पाइप है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, यहां से जब इसके अंदर एक क्लैडिंग की होती है ऐसे करके, डबल डबल लेयर होता है ये। तो यहां से जब आपके पास लाइट आएगी, कोई बात नहीं, इसका मैं पीडीएफ में जब मैं बनाऊंगा तो देयर विल बी अ बेटर डायग्राम। एनीवेज फिलहाल समझने के लिए देख लो। तो इसमें अब आपके पास लाइट जाएगा तो लाइट ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो दिस इज द वे इन विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कीप्स ऑन हैपनिंग। तो इंटरनल जो है ये वाला सबसे ज्यादा डेंस है, बाहर वाला थोड़ा कम डेंस है, उसके बाद तो एयर ही है। तो दैट इज वाई यहाँ पर आपके पास टीआईआर होता है। तो टीआईआर होता हुआ यहाँ से जाएगा और इसमें से सिग्नल आपके पास ट्रांसमिट हो जाएगा। 100% इंटेंसिटी आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड फॉर टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, फॉर इंटरनेट, फॉर टीवी सिग्नल्स, फॉर एवरीथिंग। तो वहां पर आपके पास ये चीज यूज होती है। तो दिस इज दी ऑप्टिकल फाइबर। तो अब आपके पास बचती है एक चीज लास्ट। द लास्ट पॉइंट इज मिराज एंड लूमिंग। मिराज एंड लूमिंग, ठीक है। तो मिराज एंड लूमिंग, अब ये क्या होता है इसको समझ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी क्लास खत्म है। देखो बेटा, अब जैसे मान लो कि हमारे पास ग्राउंड है, तो दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। एंड गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण हमारी जो सड़क है
या फ्लोर जो है दैट इज वेरी हॉट, तो द एयर नियर द सरफेस इज थिनर, क्योंकि वो गर्म हो चुकी है, वो पतली हो चुकी है, तो उसकी डेंसिटी कम हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका कम हो गया, इट्स नॉट डेंस नाउ। लेकिन जो हवा ऊपर है वो आपके पास डेंस है, तो ये वाली हवा आपके पास डेंस है, तो इसमें लेटर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ म्यू, और नीचे जो है मेरे पास डेंस कम है, तो लेटर से दिस इज म्यू 1 एंड म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 म्यू 5 लिख देता हूँ, सिर्फ इस बात को एम्फोसिस करने के लिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डेंसर मीडियम बनता रहेगा। चलो इसको ऐसा करो, जहां पर ऐसा लिखते हैं डेंसर एंड दिस इज रेयर, डेंसर एंड रेयर। तो अब क्या होगा, अब मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई चीज पड़ी थी, लेटर से कोई बादल थे या कुछ था, कोई आसमान था, पेड़ था, पौधे थे, कुछ भी थे, तो यहाँ से जो लाइट आएगी अब उस पर क्या होगा, ये देखो आप, यहाँ से एंटर करेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, और इसके बाद जब जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर जाकर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यूं चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। इज इट ओके? इसका मतलब ये है कि लाइट यहां से जाकर ऐसे करके ऊपर जा रहा है। तो अगर मान लो मेरे पास यहां पर कोई विजन है, देयर इज समबडी हु इज वाचिंग फ्रॉम दिस साइड, तो व्हाट विल हैपन नाउ, इसके लिए एक इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। ओहो, तो इसके लिए एक इस तरह से इमेज क्रिएट होगा, ऐसे जाएगा तो ठीक है, या यहां से जब जाएगा तो लेटर से यहां पर मेरे पास आई है लाइक दिस, ओके। तो वेयर विल बी दिस इमेज, तो ये इमेज बनेगी लाइक दिस, ऐसे। तो इसको यहां पर दिखने लगेंगे, ये जो भी चीज ऊपर थी वो इसको यहां पर नीचे इमेज नजर आएगी। तो ये जो बंदा है whosoever it is, जहां पर हमने कैमरा लगा रखा है या कोई भी विजन है, तो वहां से जब वो देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा यार ये जमीन में ये क्या है, उसको लगेगा शायद यहाँ पर, शायद इस एरिया में कहीं ना कहीं कोई मिरर है, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी गिरा हुआ है, कीचड़ गिरा हुआ है, थोड़ा पानी है, जिसके कारण मुझे आगे की वहां पर रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, एंड दैट विल बी वेरी वेरी ब्राइट। ब्राइट क्यों होगा? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन होगा, उसमें कोई इंटेंसिटी का लॉस नहीं है, सारी की सारी रेज इसको जाएंगी, तो इसको लगेगा यार बड़ा ही शार्प पानी पड़ा है वहां पे, बड़ा जबरदस्त वाटर है वहां पे। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा। आपने बचपन में कभी हिंदी में कहानियां पढ़ी होंगी या कुछ देखा होगा, तो डेजर्ट्स में हम बोलते हैं कि भी जो हिरण है उसको डेजर्ट में पानी पीना है, उसको प्यास लग रही है ना, तो वो पानी की तलाश में आगे चलता रहता है, लेकिन वो जितनी आगे जाता है उसको पानी जो है वो आगे के आगे मूव करता रहता है। सो दैट इज मृग तृष्णा, तो वो बिल्कुल इसी बेस सिस्टम पे बेस्ड होता है। सो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली, दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट इज नोन एज मिराज। बट नाउ व्हाट इज लूमिंग, अब मैं आपको लूमिंग भी बताता हूँ, इसमें मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, सिर्फ आपने देखना है और समझना है, ठीक है। अब लूमिंग एक ऐसा ही एक सिमिलर एक कॉन्सेप्ट है, बट लूमिंग टेक्स प्लेस इन सी एंड दिस थिंग टेक्स प्लेस इन लैंड। जो मिराज है वो लैंड पे होता है और ये सी में होता है। तो यहां पर हमारे पास गेम उल्टी हो जाती है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग देखते हैं। अब देखो, अब यहां पर जब गर्मी ज्यादा होती है तो नीचे, तो क्योंकि पानी है तो नीचे डेंस हो जाता है, और ऊपर की तरफ हमारे पास रेयरर हो जाता है, यहां पर उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा शिप टाइप कुछ चीज है, ठीक है, और इधर एक मेरे पास शिप और है। तो दीज आर टू बोट्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं, ठीक है। अब ठीक है जी, अब देखो, अब मान लेते हैं कि यहां से मेरे पास एक लाइट ट्रेवल की, तो लाइट यहां पर ट्रेवल कैसे करेगी, डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर नीचे है, तो ये हो गया मेरे पास डेंसर, ऊपर हो गया मेरे पास रेयरर। तो बेसिकली लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, ऐसे करके जाएगा, और बेसिकली जो यहां पर बंदा खड़ा है उसको नजर आएगा, तो लाइट ऐसे ट्रेवल करती जाएगी,
तो अगर ऐसा जाएगा तो इसको ये लगेगा बंदे को कि भाई यहां पर नहीं, कहीं आसमान में किसी और जगह पर, जैसे मैं यहां पर अगर मैं इमेज बनाऊं, ये इमेज बनेगा ऐसा, ऐसा करके, ठीक है। तो इसको यहां पर एक इमेज नजर आएगी, ऐसे। सो दैट विल बी इन्वर्टेड शिप, ठीक है ना, इस तरह की एक इमेज नजर आएगी। तो बेसिकली जरूरी नहीं कि यहाँ पर इसको इमेज नजर आएगा ही आएगा, जरूरी ये है कि यहाँ पर इसको एक ऐसा लगेगा कि यहाँ पर शायद परहैप्स इसके सेंटर पे कोई एक मिरर है या फिर बड़े जबरदस्त तरीके की रिफ्लेक्शन है, और वो भी हवा में, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी की तरह। ठीक है, कि बंदा अगर यहाँ पे बैठा तो उसको लगेगा कि यार शिप ऐसे ऊपर से जा रहा है, बट इट्स नॉट लाइक कि शिप नजर आ रहा है या कोई पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको वहां पर सिल्वर कलर की एक सरफेस नजर आएगी, आपको लगेगा कि यार यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर सिल्वर कलर का यहाँ पर आपको कुछ नजर आएगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लूमिंग। तो इसको मैं बोलता हूँ लूमिंग, ठीक है ना। और ये जो डायग्राम्स हैं, ये आपको जो पीडीएफ आप लोगे उसमें मैं थोड़ा सा इम्प्रूव डायग्राम्स आपको बना दूंगा, इस दोनों के भी और इसके भी, ठीक है। तो आप उसमें देख लेना। अदरवाइज कॉन्सेप्ट ये है बच्चे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। हाँ जी सर। तो अब इसके बाद आपका टीआईआर जो टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, इसमें अब कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो इसकी अब जो डीपीपी है वो मैं आपको आज अपलोड कर दूंगा। आप नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग दोज एक्सरसाइजेस, और उसके बाद हम पहले डीपीपीज को स्टडी करेंगे, फिर हम आगे कुछ और करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो मैं अब लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ। बेटा कुछ